हाय एवरीवन, दिस इज अना। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 5th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे VSEPR थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्चुअली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने मिलता है। तो बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ रूल फॉलो करना है, और हमने जो वीडियो में बताया है बस आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो इस कॉन्सेप्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम MCQs डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। MCQs के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको नीट एग्जामिनेशन में भी MCQs बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिपल्सिव इंटरैक्शन। सो रिपल्सिव इंटरैक्शन से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले ये टर्म कहाँ से आया, ये क्यों हमें जरूरत पड़ी स्टडी करने की, तो उसके लिए पहले हमें ये देखना है। जैसे कि हमने देखा था लुईस कॉन्सेप्ट, तो लुईस कॉन्सेप्ट या फिर लुईस थ्योरी जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसके पोस्टुलेट में हमने देखा था कि ये जो है मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता पाती है थ्योरी। तो उसी पोस्टुलेट को ओवरकम करने के लिए न्यू थ्योरी आई, जो कि थी आपकी VSEPR थ्योरी। तो ये थ्योरी आपको क्या बताती है कि मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें बताती है। और VSEPR थ्योरी के भी कुछ यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट थे, तो उसमें ये पोस्टुलेट है रिपल्सिव इंटरैक्शन। रिपल्सिव इंटरैक्शन क्या होता है, एक तरीके से जैसे कि आप देखोगे, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एटम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। अब ये दो एटम है, समझ लीजिए इन दोनों एटम से मिलकर कोई एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर इनके क्या हो रहा है, इनके वैलेंस शेल जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेल में, इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्सिव होता है। ठीक है, रिपल्सिव इंटरैक्शन, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यही रिपल्शन के बारे में यहाँ पर हमें पूछा गया है रिपल्सिव इंटरैक्शन में। तो रिपल्सिव इंटरैक्शन सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो लोन पेयर में होता है। कभी भी आपको दो लोन पेयर आपको एक साथ देखने नहीं मिलेंगे। तो लोन पेयर, क्योंकि कभी भी देखिए NH3 में अगर आप देखते तो कुछ इस तरीके से होता है मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपको लोन पेयर देखने मिलता है। तो देखिए लोन पेयर यहाँ पर है और बॉन्ड्स यहाँ पर है, एक दूसरे से काफी दूर है, क्योंकि लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है इनमें। उससे ज्यादा, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और उससे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, लोन पेयर में। देन उसके से कम आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर में देखने मिलेगा, एंड देन फाइनली बॉन्ड पेयर में आपको रिपल्सिव इंटरैक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। द रिपल्सिव इंटरैक्शन फॉलो द अबव ऑर्डर, जो कि हमने यहाँ पर ये ऑर्डर पढ़ा। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, एंड देन बॉन्ड पेयर में होगा। ठीक है, द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। लोन पेयर जो है आपको जनरली सेंट्रल एटम, जैसे कि NH3 में बात करें तो सेंट्रल एटम पर आपको लोन पेयर्स देखने मिलता है जनरली किसी भी मॉलिक्यूल के। एंड ईच बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम, और जो बॉन्ड है ये दो एटम के बीच में शेयर हो रहा है। ठीक है, सो द लोन पेयर electrons in a molecule occupy more space as compared to bonding pairs of electron। ठीक है, तो लोन पेयर जो है किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, इसीलिए लोन पेयर जो है बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए लोन पेयर और यहाँ पर भी इंटरैक्शन, रिपल्सिव इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिपल्शन लोन पेयर में बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पर रिपल्सिव इंटरैक्शन का एक हम ऑर्डर देके तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन फाइनली बॉन्ड पेयर में। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। तो देखिए जो मॉलिक्यूल का शेप है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, क्या एडजेसेंट एटम पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, सराउंडिंग्स पर, या फिर एटमॉस्फेयर पर।
तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिसाइड करा जाता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन है। एज अ पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे VSEPR कहते हैं, तो ये postulate of VSEPR theory का एक point है। The shape of the molecule depends on number of valence shell electron pairs around the atom, both bonded and non-bonded। यानी कि किस तरीके से जो VSEPR theory में जो हमने first postulate है यही है कि जो shape होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड होता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, जो बीच में होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, कार्बन सेंट्रल एटम है और उसके दोनों भी साइड ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर कार्बन का ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब ये जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, और यही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के वैलेंस शेल में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये बिजी होंगे बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के एंड ऑक्सीजन के, ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, इसी को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसी को कहा जाता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर्स तो लोनली होते हैं, ठीक है, जो किसी भी एटम के ऊपर होते हैं, वो भी हम आगे चलकर उसको भी और डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको बस यहाँ पर इतना समझना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ये किसी भी एटम के, ये जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो डिपेंड करता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the shape of molecule occupiers allow to minimize repulsion among them and maximize space between them। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है। तो देखिए क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, जैसे कोई एटम है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों भी लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कभी भी मॉलिक्यूल जो बनता है तो वो मॉलिक्यूल चाहता है कि रिपल्शन जो है ये कम हो और जो स्पेस है उनमें ये मैक्सिमाइज हो। तो देखिए रिपल्शन कम होगा और स्पेस मैक्सिमाइज होगा, तभी हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता लगता है। ठीक है, जितना मिनिमाइज होगा रिपल्शन उतना मिनिमाइज होना चाहिए और उनमें क्या होता है, स्पेस होना चाहिए। देखिए अगर हमें रिपल्शन करना हो, मिनिमाइज करना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है वो थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे, एक स्पेस हो जाएगा और स्पेस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी रिपल्शन कम होगा और जिसकी वजह से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप देखने मिलता है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि एज अ पोस्टुलेट ऑफ VSEPR, अ मॉलिक्यूल टेंड्स टू फॉर्म शेप और ओरिएंटेशन that has little repulsion comparatively and the higher distance between the electron pair comparatively। ठीक है, तो देखिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप देखने मिलता है और उसे कहा, और जो शेप हमें देखने मिलता है उसे क्या कहेंगे हम, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी किस तरीके से वो बेंड है, किस तरीके से है, ये हमें देखने मिलता है। तो इसीलिए रिपल्शन को कम होना चाहिए और उनमें जो है स्पेस मैक्सिमाइज होना चाहिए, सो दैट हमें शेप पता लग जाए उस मॉलिक्यूल का। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल BeF2, जो कि होता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेरिलियम डाइफ्लोराइड इस मॉलिक्यूल का शेप पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर बेरिलियम के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड देन फ्लोरीन,
फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर लिख लीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरीके से इस फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, उनको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर बेरिलियम फ्लोरीन से इस तरीके से, इस फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरीके से इस फ्लोरीन के इस बेरिलियम से एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये जो एटम्स आपको सब दिख रहे हैं, जैसे कि फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एटम्स है एंड एक बेरिलियम है, तो ये सारे एटम्स का अरेंजमेंट आपको एक सिंगल लाइन में मिल रहा है। जब भी आपको किसी भी एटम्स का, कोई भी एटम हो, उनका अरेंजमेंट आपको एक सिंगल लाइन में मिलता है, तो उसे कहा जाता है उस शेप को लीनियर शेप, क्योंकि एक ही लाइन में आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर BeF2 मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो लीनियर होगा। अब जैसे कि बाकी सारे ऑप्शंस में दिया है वी शेप, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ये सारे शेप्स क्या होते हैं, इनके भी हम आगे क्वेश्चन में, इनके भी एग्जाम्पल के थ्रू इन शेप्स को हम समझेंगे। फॉर नाउ आपको देखना है बेरिलियम डाइफ्लोराइड का जो शेप होता है लीनियर होता है। अब ये लीनियर शेप क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, the two fluorine atoms in beryllium difluoride will arrange themselves as far apart as possible. तो देखिए ये क्या होता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड में, बेरिलियम ये तो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम है और 2 फ्लोरीन एटम इससे अटैच्ड है। तो ये किस तरीके से अटैच होंगे कि एक दूसरे को काफी दूर दूर रखेंगे, एक इस डायरेक्शन में तो एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है, यानी कि बहुत दूर एक दूसरे से। तो रिजल्टिंग क्या होता है, हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है, हमें जो यहाँ पर जो एटम्स जो अरेंज होंगे वो सिंगल लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में सारे एटम्स अरेंज होंगे और जो बॉन्ड एंगल मिलेगा इस केस में वो होगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक का एक जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पर वो 180 डिग्री मिलेगा। तो देखिए जब भी किसी भी एटम्स का एक सिंगल लाइन में हमें अरेंजमेंट मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन में आप कह सकते हो, और स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लीनियर शेप, ठीक है, इसे हम कहेंगे लीनियर शेप। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड का जो शेप है वो लीनियर है, तो इसीलिए ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल BF3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको BF3 मॉलिक्यूल का यहाँ पर शेप पूछा गया हमें क्या होगा। तो BF3, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या है बोरॉन, और बोरॉन के साथ फ्लोरीन एटम है, तो 1 2 3 फ्लोरीन एटम है, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो देखिए जब भी कोई सेंट्रल एटम है और उससे 3 एटम कुछ इस तरीके से अटैच है, तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से ट्रायंगल का शेप आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप आपको नजर आ रहा है। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप जो होगा यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर होगा और यहाँ पर इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री। तो देखिए ये सिर्फ ऐसा एक स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर जो कि सिर्फ एक प्लेन में आपको सारे एटम्स देखने मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके से होता है, जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल में यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर इनकी ज्योमेट्री होती है, शेप होता है, एंड दिस मॉडल कंटेन्स 3 एटम्स दैट रैप अराउंड 1 एटम इन अ सेंटर एंड इज रेफर्ड टू एज ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी कोई सेंट्रल में एक एटम हो और उससे 3 एटम्स अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। This plane seems like peripheral atoms exhibit one place and there are 120 bond angles on each of them, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे जो यहाँ पर सारे आपको देखने मिल रहे एटम्स जो है सारे फ्लोरीन के, ये सारे एक ही प्लेन में है और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो एक दूसरे से 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो एक तरीके से BF3 में इस मॉलिक्यूल का जो शेप हमें दिखेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल CH4। तो CH4 जो कि मीथेन होता है, इस मॉलिक्यूल का हमें यहाँ पर शेप बताना है। तो देखिए CH4 किस तरीके से होगा शेप, देखिए C है, C तो यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा और C से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिख लीजिए, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से
और एक इस तरीके से। तो CH4 का कुछ आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल देखने मिलता है। अगर आप इसके साइड्स एक तरीके से आप ऐसा अटैच कर लो तो ये एक तरीके से आपको कौन सा शेप नजर आ रहा है, टेट्राहेड्रल, 4 साइड से, ठीक है, 4 है मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर एक एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एज है और चौथा एज जो है ये दूसरे प्लेन में हो जाता है। तो इस तरीके से CH4 का यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल का शेप देखने मिलता है और इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको शेप देखने मिलता है। आप इसके जॉइंट जो है ये साइड्स अगर आप जॉइन कर लो कुछ इस तरीके से तो इसका शेप कुछ इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो देखिए CH4 मॉलिक्यूल जिसे मीथेन भी कहा जाता है हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। This means that the central carbon atom, कार्बन जो है यहाँ पर ये central atom होगा, ठीक है, surrounded by 4 hydrogen atoms position at the corners of the tetrahedron, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन है तो टेट्राहेड्रॉन के हर एक कॉर्नर पर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा और बीच में कार्बन। तो ये इस तरीके से जो शेप होता है ये हमारा टेट्राहेड्रॉन होता है और जिसका जो एंगल होता है 109.5 डिग्री यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का CH4 मॉलिक्यूल का अगर शेप देखा जाए तो होता है टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल PCl5? तो PCl5 मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखिए P तो यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा और Cl5 यानी क्लोरीन के 5 एटम से, तो किस तरीके से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, पहले यहाँ पर फर्स्ट क्लोरीन, देन सेकेंड क्लोरीन, यहाँ पर देन तीसरा क्लोरीन, देन उसके बाद ये क्लोरीन एंड देन ये क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से जो आपको शेप मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से अटैच करेंगे हम, देन इस तरीके से, देन हम इस तरीके से। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो शेप बन रहा है ये ट्राइगोनल बन रहा है, ठीक है। ये जो शेप बन रहा है एक तरीके से ट्राइगोनल बन रहा है। और देखिए P जो है फॉस्फोरस के ऊपर एक क्लोरीन है और यहाँ पर नीचे एक क्लोरीन है, यानी कि पिरामिड तरीके से एक शेप बन रहा है। तो दोनों साइड है, फॉस्फोरस के ऊपर भी है नीचे भी है, इसीलिए इसे कहेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप, ठीक है। समझ में आया ट्राइगोनल क्यों, क्योंकि इसलिए अगर यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पर जो 2 क्लोरीन बच गए हमारे वो फॉस्फोरस के एक ऊपर साइड है और एक नीचे साइड है, ठीक है। तो ये यानी कि ये पिरामिडल शेप का कुछ दिख रहा है, यार 2 क्लोरीन ऊपर नीचे अटैच्ड है फॉस्फोरस के, इसलिए बाय पिरामिडल। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरीके से आपको शेप नजर आता है, क्यों इस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से हम 3D शेप देख रहे हैं, ठीक है। तो PCl5 की जो ज्योमेट्री हमें देखने मिलेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा 120 और इस क्लोरीन में यानी कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर इनमें जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और यहाँ पर ये वाले क्लोरीन और ये वाले क्लोरीन में 120 डिग्री एंगल होगा। तो इसका जो शेप होगा PCl5 का वो होगा यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल NH3? NH3 मॉलिक्यूल का यहाँ पर हमें शेप पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो N लिख दीजिए। देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 5 होते हैं और यहाँ पर NH3 यानी कि 3 यहाँ पर जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बन गए, तो बचे कितना 2 बन गया, ठीक है। तो 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बन रहे हैं पहले आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन बना लिए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोन पेयर की मदद से लिखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक लोन पेयर है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गिनिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और एक लोन पेयर यानी कि 4, यानी कि शेप यहाँ पर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। लेकिन जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करते हैं तो उस केस में लोन पेयर को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो शेप बनेगा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर हमें एक तरीके से यहाँ पर देखिए ट्राइंगल शेप मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमें शेप मिलेगा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ एक ट्राइंगल शेप मिल रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हमें शेप मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल आ जाएगा,
ठीक है, ट्राइंगल है तो ट्राइगोनल। और ये देखिए ऊपर ये जो लोन पेयर है यानी कि 3 साइड्स और ऊपर से कुछ इस तरीके से अगर आपको कुछ देखने मिले तो एक पिरामिड की तरह होता है वो। तो इसीलिए इस जो शेप है मॉलिक्यूल का NH3 का, ये शेप हो जाएगा यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इसीलिए NH3 मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल H2O? तो देखिए H2O वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर हमें शेप बताना है कि किस तरीके से होगा। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर होता है। और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें शेप मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, एक तरीके से हम कह सकते हैं वी शेप और इसे बेंड शेप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड टाइप है यहाँ पर होना। तो अगर हम रियलिटी में देखें या फिर जितना हमें अभी तक कॉन्सेप्ट पता है, होना कुछ ऐसा चाहिए था, ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे लोन पेयर, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर लोन पेयर है और नीचे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड में यहाँ पर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंड लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड इस तरीके से बेंड हो जाते हैं क्योंकि इसमें रिपल्सिव अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल होता है, तो इसीलिए रिपल्शन होता है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से ये हमें कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बेंड हुए हुए नजर आते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको शेप देखने मिलता है जो कि वी शेप होता है और जिसे बेंड शेप भी कहते हैं। तो देखिए the shape of water molecule is bent or V shape. This is due to presence of 2 lone pairs of electron on the central oxygen atom which push the hydrogen atom slightly apart resulting in bent geometry. ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से नीचे झुक जाता है जिसे हम कहेंगे बेंड हो जाता है। तो इसी वजह से हमें बेंड या फिर वी शेप हमें देखने मिलता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी शेप। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बिलो गिवन शेप? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ एक तरीके से एक शेप दिया गया है, हमें बताना है ये जो शेप है ये शेप की ज्योमेट्री क्या होती है इस शेप की। तो देखिए यहाँ पर ये जो एटम है एक तरीके से ये एटम हमें दिया गया है, इसे हम नाम देते हैं एटम ए। ठीक है, और ये वाले एटम को बी नाम देते हैं सबको। ठीक है, तो देखिए ये जो ए एटम है ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है हमारा और यहाँ से सेंट्रल एटम से जो सारे एटम्स अटैच है, जो एटम भी अटैच है सारे, ये एक ही प्लेन में है। तो जब भी सेंट्रल एटम से ऐसे एटम्स जो कि एक प्लेन में अटैच्ड हो तो उसे हम कहेंगे प्लेनर ज्योमेट्री। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इन सारे एटम्स को कनेक्ट करें तो एक तरीके से हमें क्या मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल और सारे एक ही प्लेन में है, इसीलिए इस शेप की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट, the angle between two bonds in a linear molecule is। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, हमें ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी कोई लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड वगैरह, तो ये सारे आपके लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। अब लीनियर मॉलिक्यूल में जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जांपल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो मॉलिक्यूल है लीनियर है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 वगैरह, ये अब और आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फॉर नाउ आपको इतना समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल एटम से जो भी एटम अदर अटैच्ड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय 180 डिग्री।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में सी डबल बॉन्ड हो, कुछ इस तरीके से इसका शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। तो जब भी कोई लीनियर मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, लीनियर फॉर्म में है, लीनियर है उसका ज्योमेट्री, दैट मीन्स उनके जो बीच का एंगल है, जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, दैट शुड बी 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Which of the following species has 120 bond angles? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कौन से एक ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर कौन से एक ऐसी स्पीशीज है इनमें से जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सारे मॉलिक्यूल्स जो आपको दिए हैं उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। सो उस बेसिस पर हमें बॉन्ड एंगल पता लग जाएगा। जिससे कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है NCl3। ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास एक, तो लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, एक लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर 3 जो है ये बॉन्ड्स में चले जाएंगे Cl के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब भी आप शेप डिसाइड करते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको बॉन्ड देखना है कि कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी काउंट करना है, 4 है। तो उस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि 4 है मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर देखिए लोन पेयर को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो होता क्या है, लोन पेयर को हम इग्नोर करते हैं जब हम शेप डिसाइड करते हैं। तो इसका शेप किस तरीके से होगा, ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल शेप है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन है, तो एक ट्रायंगल शेप हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर को इग्नोर करा हमने, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है यानी एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल शेप होगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर लोन पेयर है यानी 3 एक तरीके से एक पिरामिड की तरह, पिरामिड क्या होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और ऊपर से एक आपको दिखता है। ठीक है, लोन पेयर एक है, तो इस तरीके से इसका शेप हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंगल होता है यहाँ पर इसका होता है 107 समथिंग होता है, क्योंकि 109 से तो कम होगा, 3 है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका तो 120 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन है इनकरेक्ट। उसी तरीके से ऑप्शन बी PH3, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही फैमिली से, अगेन 5 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर हो जाएगा फॉस्फोरस के पास, और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, और पिरामिडल क्योंकि ऊपर फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर भी इनका एंगल जो होता है, क्योंकि लोन पेयर जो है यहाँ पर रिपल्सिव अट्रैक्शन हो रहा है, रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये और कम हो जाता है, समथिंग 93.5 डिग्री कुछ इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी ClF3, ठीक है, ClF3 यानी कि हमारा सेंट्रल एटम क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर F3 यानी कि कुछ इस तरीके से फ्लोरीन अटैच होता है क्लोरीन से, और यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है, क्लोरीन के पास। अब क्या होता है, इस तरीके से एक ही साइड में हम लोन पेयर क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इक्विटोरियल पोजीशन होती है, यानी कि एक ही साइड हम लोन पेयर इसलिए लगाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन में जो हमारे लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सिव अट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, लोन पेयर जो हमारे अटैच्ड है यहाँ पर क्लोरीन से, उसको हमने इक्विटोरियल यानी एक ही पोजीशन में इसीलिए रखा ताकि हमारे जो हमारा रिपल्सिव अट्रैक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सके, सो दैट हमारे मॉलिक्यूल का एक शेप बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो शेप बनता है एक तरीके से ये आपको एक टी शेप नजर आएगा, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टी शेप। तो देखिए ये जो फ्लोरीन, ये दो फ्लोरीन एटम है जो क्लोरीन से अटैच्ड है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये जो है
कि देखिए लोन पेयर और ये जो एंगल हमें नजर आ रहा है ये तो 90 होगा, ठीक है, ये तो 90 हो गया अगेन, लेकिन ये और यहाँ से अगर हम यहाँ तक का एंगल देखें लोन पेयर तक का, तो ये हो सकता है 120 से हमें ज्यादा ही देखने मिले, या फिर कम, सॉरी 120 से कम हमें देखने मिले, क्योंकि क्या होता है लोन पेयर रिपल्सिव रिपल्सिव अट्रैक्शन होता है। लोन पेयर चाहेगा कि इसको ना, लोन पेयर इसको और बेंड करने की कोशिश करेगा इस बॉन्ड को, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये 120 से कम होने लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। किस तरीके से, बी है, ठीक है, क्या है आपका बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली ट्राइगोनल होगा, और सारे भी एक ही प्लेन में है क्लोरीन, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्लोरीन, ये जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा ये 120 होता है। जब भी कोई ट्राइगोनल प्लेनर आपको ज्योमेट्री देखने मिले तो उनमें उन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 120 होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BCl3, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following species has a trigonal planar shape? तो या अगेन यहाँ पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए, कुछ आयंस दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से किस स्पीशीज का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे इजी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, कुछ इस तरीके से हमने देखा, ठीक है, बहुत फेमस है। तो लीनियर शेप है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, या तो आपका आंसर ऑप्शन ए या तो आपका आंसर ऑप्शन सी में से होगा। तो नेक्स्ट हम ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले। तो देखिए ऑप्शन सी है NO2-, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है नाइट्रोजन से, ठीक है, तो हम इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन NO2- है, यानी कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर जो आपका एंगल, ये यहाँ पर जो बॉन्ड है यानी कि कुछ इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें शेप मिलता है ये मिलता है, जैसे हमने देखा वी शेप या फिर बेंड जिसे कहते हैं, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल में होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं इस वाले ऑक्सीजन के पास एक यहाँ पर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, यहाँ पर 7 और ये 8, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 6 7 8 यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस से सेटिस्फाई हो गए, और ये इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 8, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, लोन पेयर की वजह से ये बेंड हो जाते हैं, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर रिपल्स करने लगता है, तो यहाँ पर ये जो शेप होगा NO2- का ये बेंड होगा, ठीक है, या फिर बी शेप, और इनका जो एंगल होता है ये समथिंग 115 डिग्री कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर NO3 बच गया, तो ऑब्वियसली आंसर तो आपका NO3 है। NO3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है आपके पास, ठीक है, एक में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6 7 8 9 हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करना पड़ेगा तभी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 6 7 8, और यहाँ पर 6 7 8 6 7 8, तो यहाँ पर ये कंपाउंड सही बना है हमारा, सॉरी जो मॉलिक्यूल है ये हमने सही बनाया है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि तीनों भी ऑक्सीजन सेम प्लेन में है, ठीक है, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी NO3- आयन की ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि इस तरीके से जो मॉलिक्यूल हो जाएगा, अगर तीनों भी एटम्स जो इससे अटैच्ड है वो सेम प्लेन में है तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NO3-। नेक्स्ट, Which of the following has linear shape? तो इनमें से किसके पास, किस स्पीशीज के पास लीनियर शेप ज्योमेट्री होगी, हमें ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है आपको NO2-, ठीक है, तो NO2- का भी हमने देखा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, और यहाँ पर 5 6 7 8
ठीक है, नाइट्रोजन का शेल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और इस वाले ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन आएगी। अब क्या होता है, लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर NO2 का जो शेप होता है ये V शेप बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो V शेप हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से O3 में भी देखिए ओजोन मॉलिक्यूल है, तो ओजोन में O यहाँ पर एक आपका पॉट होगा, क्योंकि देखिए ये वाले ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसके पास एक लोन पेयर होगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो 6 7 8 और ये वाले ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज। तो ओजोन का कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसका नजर आता है शेप। तो यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करता है, ये जो बेंड है उसको और रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से ये बॉन्ड जो है ये और यहाँ पर बेंड हो जाता है। तो O3 मॉलिक्यूल का भी जो शेप होता है वो होता है बेंड शेप या फिर V शेप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन डी SO2 ठीक है। तो देखिए सल्फर फैमिली, सल्फर के पास यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली से है सल्फर, दो लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर यहाँ पर आ गया, तो और यहाँ पर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अटैच्ड है इस तरीके से। तो लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर भी रिपल्सिव अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन सॉरी लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर में। तो रिपल्सिव अट्रैक्शन होने की वजह से इसका भी जो शेप होता है ये बेंट या फिर वी शेप हो जाता है। लेकिन NO2 प्लस जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है। किस तरीके से, देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो इस ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखिए 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8 9 ज्यादा हो रहा है, तो ये वाले नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, तब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो NO2 प्लस जो हमारा आयन बना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो NO2 का जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो हमारे सारे एटम्स दिख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, सारे एटम्स एक सिंगल लाइन में है। ठीक है, उनकी जो सारे एटम्स जो प्रेजेंट है एक ही लाइन में आपको सारे एटम दिख रहे हैं। तो जब भी एक ही लाइन में सारे एटम्स हो तो उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NO2 प्लस। Next, if MX6 is a regular octahedral molecule, then how many XMX bonds are 180 degree? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल दिया गया है जो कि MX6 है, तो इसमें M जो है ये सेंट्रल एटम है और 6X एटम उससे अटैच्ड है। अब हमें बताना है कि ये हमें ज्योमेट्री भी दी गई इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और M सेंट्रल एटम है और इससे 6 एटम अटैच्ड है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितने 180 डिग्री वाले बॉन्ड्स यहाँ पर होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम वो लिखते हैं। देखिए सेंट्रल एटम है हमारा M और हमें ज्योमेट्री दी गई है जो कि है ऑक्टाहेड्रल है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 इस तरीके से X जो है यहाँ पर सारे 6X एटम्स जो है ये अटैच्ड होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमें XMX वाले बॉन्ड बताना है कि कितने XMX वाले बॉन्ड्स का एंगल 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले देखिए ये स्ट्रेट में जो है यहाँ से देखिए ये वाला जो स्ट्रेट आ रहा है यहाँ पर ये एंगल 108 हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, देन सेकेंड XMX ये वाला एंगल 180 हो गया और थर्ड ये वाला। ठीक है, आप डिफरेंट कलर से हम करते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। एक ये वाला है, ठीक है, एक तो आपका स्ट्रेट हो गया और एक ये वाला डायगोनल। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, ये येलो वाला एक है, ये 108 हो गया, तो ये येलो वाला एक हो गया, ये पर्पल वाला एक हो गया एंड ये ब्लूइश कलर में जो हमने मार्क करा है ये स्ट्रेट वाला एक हो गया। यानी टोटल 3 जो है MXM बॉन्ड्स है उनका एंगल 180 डिग्री है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट,
Again, very simple question. Find the molecule in which the central atom is having one lone pair of electrons. तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें PCl5 NCH4, PCl5 PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं होता है, उसी तरीके से CH4 मॉलिक्यूल में भी कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो PCl5 एंड CH4 ये दोनों भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स नहीं होते हैं। अब लोन पेयर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे भी होते हैं लोन पेयर। तो देखिए ऑक्सीजन अगर H2 मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीजन को देखें तो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल लगता है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, यानी कि ऑक्सीजन के पास H2O मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर्स होते हैं। लेकिन NH3 की अगर हम बात करें, NH3 में नाइट्रोजन के पास यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगर आपको दो लोन पेयर पूछा जाता तो उस केस में आपका आंसर सी होता, लेकिन सिर्फ पूछा गया है कि वन लोन पेयर किस सेंट्रल एटम पे होता है, तो वो होता है NH3 के केस में नाइट्रोजन पर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH3। नेक्स्ट, in BRF3 lone pairs are present at the equatorial position. This is to minimize. तो देखिए BRF3 इस मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पर दिया गया जो लोन पेयर्स है उनको इक्विटोरियल पोजीशन में रखा गया है। क्या मिनिमाइज करने के लिए, किस टाइप का रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए, क्या बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर्स को जो BRF3 मॉलिक्यूल है इसमें लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन में रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम जो ये मॉलिक्यूल है इसका हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सो दैट हम शेप देख लेते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि किस रिपल्शन को यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन में रखा गया है। तो देखिए Br हमारे हेलोजन फैमिली से ब्रोमीन हो गया, तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस ब्रोमीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए F3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन से 3 फ्लोरीन एटम अटैच्ड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 3, तो यहाँ पर बॉन्ड में कितने चले गए ब्रोमीन के 3, तो 7 - 3 इज 4। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर यहाँ पर बच गए। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है इनको कुछ इस पोजीशन में, जिसको कहा जाता है इक्विटोरियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन में लोन पेयर्स को रखा जाता है, जिसका देखिए आप शेप देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यानी कि टी बन रहा है एक तरीके से। तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो होता है टी शेप मॉलिक्यूल। अब देखिए ये क्यों होता है कि हमको लोन पेयर्स को इक्विटोरियल पोजीशन में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है इक्विटोरियल पोजीशन में रखने से जो रिपल्सिव अट्रैक्शन है लोन पेयर का वो हम मिनिमाइज कर सके, सो दैट जो भी मॉलिक्यूल है उसका हम शेप पता कर सके। इसीलिए यही रीजन होता है कि इक्विटोरियल पोजीशन में अगर लोन पेयर्स को रखा जाए तो यहाँ पर रिपल्सिव इंटरैक्शन यानी रिपल्शन जो है ये मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर यहाँ पर देखिए BRF3 मॉलिक्यूल का हमें शेप पता लग जाए, इसीलिए इसे इक्विटोरियल पोजीशन में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर्स को इक्विटोरियल पोजीशन में इसलिए रखा है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है उसको मिनिमाइज कर सके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्पीशीज विद द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक ऐसे स्पीशीज बताना है जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन बी में SCl2, ठीक है, तो सल्फर डाइक्लोराइड, तो S और Cl2 क्लोरीन, दो क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर के पास दो लोन पेयर है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से है। लोन पेयर होने की वजह से इस जो बॉन्ड को है क्या करता है यहाँ पर क्लोरीन के बॉन्ड को बेंड कर देता है, तो यहाँ पर जो शेप होता है V शेप, बेंड शेप हो जाता है SCl2 का, और यहाँ पर जो एंगल बनता है ऑब्वियसली कम होगा, जिसकी वजह से 103 डिग्री कुछ होता है एंगल। ठीक है, उसी तरीके से NH3 में नाइट्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इससे अटैच होता है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। तो देखिए 1 2 3 4 होना तो
4 टेट्राहेड्रल होना चाहिए था शेप, लेकिन लोन पेयर को हम जब भी हम काउंट करते हैं हमारा शेप देखने के लिए, तो लोन पेयर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यानी कि ट्राइगोनल, और यहाँ पर एक लोन पेयर होने की वजह से पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है, और यहाँ पर अगेन लोन पेयर होने की वजह से इस जो बॉन्ड को है ये और बेंड कर देता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये समथिंग 107 डिग्री होता है। उसी तरीके से PCl3, ठीक है, तो फॉस्फोरस, ठीक है, और PCl3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच्ड होगा, और यहाँ पर फॉस्फोरस है तो लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल हो जाएगा, यानी 100 डिग्री होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर PCl3 का 100 डिग्री। तो देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा है, तो अब हम NH4 का काउंट करते हैं। तो NH4 है, तो यहाँ पर H इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड हो गए सारे H, ठीक है। तो देखिए जो शेप है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 9, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर देखिए, ये जहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 109 डिग्री बनता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर वगैरह नहीं है यहाँ पर। सारे यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ऑप्शन B, C और D में, तो सारे जो सेंट्रल एटम है सबके पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है NH4+ के केस में यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एंगल जो है इसमें होगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, ठीक है, तो लेकिन एक बार स्ट्रक्चर बना लो आप, बहुत जल्दी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो आप उससे इजीली आप श्योर आंसर मार्क कर पाओगे। तो देखिए NH4 में नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल होगा वो NH4+ आयन के पास होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट, number of bond pair and lone pair electrons present on nitrogen atom in NO3 minus R। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एक आयन दिया गया है जो कि है NO3 माइनस, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 कितने लोन पेयर हो गए ये हमें बताना है, और इस आयन में कितने बॉन्ड पेयर होंगे हमें ये बताना है। देखिए NO3 माइनस यानी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीजन, तो एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर इस तरीके से, इस यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों भी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास। अब देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 6 7 8 9 एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर NO3 माइनस आयन का। अब देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर आपके बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है। तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड पेयर पूछा गया है, तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन B में है, और लोन पेयर 0 ये भी ऑप्शन B में है। दैट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। तो ऑप्शन B यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द मॉलिक्यूल विद लीस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखिए इसमें हमें ऐसा मॉलिक्यूल पता करना है जिसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया गया है BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, यहाँ पर बेरिलियम डाइफ्लोराइड का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से, बेरिलियम 2 लोन पेयर होते हैं, सॉरी बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर फ्लोरीन के साथ यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है, इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, बेरिलियम और 2 फ्लोरीन एटम्स का, तो यहाँ पर सारे एटम्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में इनका एटम्स का अरेंजमेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ये जो सारी एक लाइन में अरेंजमेंट है, तो जो ज्योमेट्री होती है तो लीनियर होती है, लीनियर ज्योमेट्री में एंगल बनता है 180 डिग्री। उसी तरीके से CH4 मीथेन में देखिए यहाँ पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन इस तरीके से, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आप इसको इस तरीके से अटैच करके देखोगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है इनका 109.5 समथिंग कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है।
ठीक है। इसी तरीके से NH3 नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। तो देखिए जब भी हम डिसाइड करते हैं कि क्या शेप होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, तो लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, तो ट्राइगोनल, और यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है NH3 का। और यहाँ पर जो NH3 का यहाँ पर हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एंगल कम होता चला जाएगा, तो 120 से कम होगा, समथिंग 107 डिग्री कुछ हो जाएगा यहाँ पर एंगल। लेकिन अगर हम H2O मॉलिक्यूल में देखते हैं, H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बीच में होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन होता है। तो क्या करता है लोन पेयर, इस बॉन्ड को यहाँ पर रिपेल कर कर बेंड कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जिस तरीके से आपको पता है एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है। तो सबसे कम देखेंगे अगर आप ये सारे मॉलिक्यूल्स में से सबसे कम जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तो जो कि होता है 104.5 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी H2O। सो दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।